साथियों नमस्कार। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साइकोलॉजी की क्लासें चल रही हैं हमारी। बीच में कुछ एक आध दिन डिस्टरबेंस हो गया था और आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। और अधिगम का टॉपिक चल रहा है अपना, उसमें अधिगम के सिद्धांत मैंने करवाए हैं आपको। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अधिगम में पठार, अधिगम वक्र, ठीक है, और कोशिश करूंगा अधिगम स्थानांतरण तक पहुंचने की। नहीं तो अधिगम में पठार और अधिगम वक्र, ये दो जो पॉइंट है इनको आज क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए बिना देर के शुरुआत कर देते हैं और शुरुआत करते हैं अधिगम में पठार से। अधिगम में पठार क्या होता है, देखिए अधिगम में पठार क्या होता है। ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं उसमें पठार, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। लेकिन आज हम साइकोलॉजी में भी पठार पढ़ रहे हैं, ठीक है। अधिगम में पठार मतलब सीखने में पठार, इसका मतलब सीखने में आने वाली बाधा, उसके बारे में इसमें चर्चा करते हैं। क्या होता है वो समझ लीजिए। रॉस कहते हैं अधिगम में पठार किसी व्यक्ति की सीखने की जो गति है उसमें निश्चित समय पर जब ठहराव आ जाता है। रॉस का ऐसा मानना है कि अधिगम की एक विशेषता है जिसमें किसी व्यक्ति की अधिगम की गति में निश्चित समय पर ठहराव आ जाता है, रुकावट आ जाती है। और जो ठहराव या रुकावट है उसी का नाम है अधिगम में पठार। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अधिगम में पठार से तात्पर्य होता है कि जब कोई अधिगम करता अधिगम की गति में किसी कारणवश रुकावट अनुभव करे, या फिर जो अधिगम करता है, जो लगातार पढ़ाई कर रहा है या सीख रहा है, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे उसके सीखने की गति कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए स्थिर हो जाती है। जब कोई अधिगम करता जो कि सीख रहा है, उसकी गति जब कुछ समय के लिए स्थिर हो जाती है तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं अधिगम में पठार, ठीक है। इसका मतलब कुल मिला के आप ऐसे समझिए, सीखने वाले की सीखने की जो गति है वो एक निश्चित समय के लिए रुक जाती है। और जब निश्चित समय के लिए रुक जाती है तो उसी स्थिति का नाम होता है अधिगम में पठार, ठीक है। तो अधिगम में पठार से तात्पर्य अधिगम कर्ता के अधिगम की गति एक दिशा में समान रूप से, अधिगम कर्ता पर्सन, अधिगम कर्ता के अधिगम की गति एक दिशा में समान रूप से आगे की ओर बढ़ती जाती है, परंतु किसी परिस्थिति के कारण उस आगे बढ़ती हुई अधिगम की गति में ठहराव आ जाए, रुकावट आ जाए, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं अधिगम में पठार। अधिगम में पठार एक निश्चित समय के लिए होता है। ऐसे नहीं कि आपने महीने 2 महीने से पढ़ाई नहीं की और फिर मैं जैसे आपसे मिल गया कहीं बाजार में और मैंने आपसे पूछा कि तैयारी कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है, तो आपने कहा कि सर तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है और अभी अधिगम में क्या आ गया है, पठार, ठीक है। तो वो अधिगम में पठार नहीं है। अधिगम में पठार होता है एक निश्चित अवधि के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होता है, अपनी तैयारी सुचारू करनी पड़ती है, आपको अपनी तैयारी लगातार फिर से उसी रफ्तार में लानी पड़ती है जहां पर वो रुकने से पहले थी, तो ही अधिगम में पठार कहलाता है। अधिगम में पठार के कारण क्या है? कारण कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से अधिगम में पठार की स्थिति उत्पन्न होती है? पहला कारण है रुचि की, ठीक है। जब अधिगम कर रहा होता है और जब उसे धीरे धीरे चीजें आने लग जाती हैं तो उसके इंटरेस्ट में थोड़ा कमी आने लगती है, उसका इंटरेस्ट कम होने लगता है। तो रुचि की कमी जब हो जाती है तो भी पढ़ाई ठहर जाती है। फिर है अभिप्रेरणा की कमी। शुरुआत में आपको किसी ने मोटिवेट किया, आपको लगातार मोटिवेशन दिया, अभिप्रेरित किया और लगातार आगे बढ़ने के लिए आपको पुश करते रहे, लेकिन कुछ समय के पश्चात अब आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा,
और जिस व्यक्ति ने आपको शुरुआत करवाई काम की या पढ़ाई की, अधिगम की, सीखने की, उस व्यक्ति ने अब अपनी तरफ से रेस्पॉन्स देना पूरी तरह से ही बंद कर दिया, रोक दिया। तो उस स्थिति में भी आपके अधिगम में पठार आएगा, आपकी जो गति है वो धीमी होगी। ठीक है, तो अभिप्रेरणा की कमी, पुनर्बलन का ना मिलना, अब कोई मोटिवेट तो नहीं कर रहा, पुनर्बलन भी नहीं दे रहा, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है, इसके अलावा थकान, लंबे समय तक काम करने के पश्चात या लंबे समय तक तैयारी करने के कारण आपके अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है? थकान। जब थकान उत्पन्न होती है तो निश्चित रूप से आप क्या करते हैं? अपनी गति में ठहराव अनुभव करते हैं, अपनी गति में रुकावट या बाधा अनुभव करते हैं और आपकी गति क्या होती है? रुक जाती है। तो रुचि की कमी, अभिप्रेरणा की कमी, पुनर्बलन का ना मिलना, थकान, इसके अलावा जटिल पाठ्यक्रम। जटिल पाठ्यक्रम, जटिल पाठ्यक्रम से तात्पर्य यदि जो पढ़ाई आप कर रहे हैं वो आपके स्तर से अधिक है और आपके व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में कठिनाई का स्तर अधिक होने के कारण, ठीक है, और आपकी गति जो है वो क्या होगी? ठहर जाएगी। तो उसकी वजह से भी अधिगम में क्या माना जाएगा? पठार, मतलब गति में क्या आएगी? रुकावट। तो जटिल पाठ्यक्रम, इसके अलावा मार्गदर्शन की कमी। गाइडेंस, आप भी जानते हैं गाइडेंस बहुत मायने रखता है और जब आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें सही समय पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। और यदि आप निश्चित रूप से सही गाइडेंस के आधार पर काम करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप सफल भी होते हैं। और यदि आप मिस गाइड हो जाते हैं तो फिर आपकी सफल होने की जो क्या कहते हैं संभावना है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। तो मार्गदर्शन की कमी अगर आपके जीवन में है तो निश्चित रूप से आपकी सीखने की गति उससे प्रभावित होगी, या समय समय पर यदि आपको पुनर्बलन नहीं मिल रहा या कोई प्रेरणा की प्राप्ति नहीं हो रही तो उसकी वजह से आपकी गति पे प्रभाव पड़ेगा और आपकी गति रुक जाएगी। इसके अलावा शारीरिक रूप से यदि स्वास्थ्य खराब हो जाता है या व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है या घर में कोई आकस्मिक काम आ जाता है तो उसकी वजह से भी अधिगम की जो गति है वो ठहर जाती है, और जब गति ठहरती है तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं अधिगम में पठार। ठीक है, चलिए अगला है अपना वक्र। ठीक है, अधिगम वक्र क्या होता है? देखो, अधिगम वक्र से तात्पर्य क्या होता है? किसी व्यक्ति की सीखने की गति, उन्नति, मात्रा आदि का, किसी व्यक्ति की सीखने की गति, उन्नति, मात्रा आदि का वर्गांकित कागज पर या ग्राफ जिसे हम कहते हैं, उस पर जब प्रदर्शन किया जाता है, किसी व्यक्ति की सीखने की गति, मात्रा और उन्नति का किसी वर्गांकित कागज पर या किसी ग्राफ पर जब प्रदर्शन किया जाता है, उतार चढ़ाव को बताया जाता है, गति की तीव्रता और मंदता को दर्शाया जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं अधिगम वक्र। ठीक है, अधिगम वक्र के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल रेखीय। इस सरल रेखीय को शून्य त्वरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य त्वरण। ठीक है, इसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ठीक है, सरल रेखीय, शून्य त्वरण, स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, शून्य त्वरण इसलिए कहते हैं क्योंकि गति में परिवर्तन नहीं होता। सरल रेखीय, शून्य त्वरण, स्ट्रेट लाइन कर्व एक ही बात है। अब इसकी परिभाषा क्या है? देखो, जब किसी अधिगमकर्ता की अधिगम की गति में, जब किसी अधिगमकर्ता के
जब किसी अधिगम कर्ता के अधिगम की गति एक दिशा में समान रूप जब किसी अधिगमकर्ता के अधिगम की गति एक दिशा में समान रूप से आगे बढ़ती जाती है, अर्थात वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा वक्र बनता है? सरल रेखीय। सरल रेखीय वक्र की परिभाषा क्या है? अधिगमकर्ता के अधिगम की गति एक दिशा में समान रूप से आगे की ओर बढ़ती जाती है, अर्थात वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे कहते हैं सरल रेखीय अधिगम वक्र। ठीक है, कैसे बनेगा देखो। समय गति, ठीक है, जब अधिगमकर्ता के अधिगम की गति एक दिशा में समान रूप से आगे की ओर बढ़ती जाती है, अर्थात वेग में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे कहते हैं सरल रेखीय अधिगम वक्र। ये तो हो गया समय, ये हो गई गति। ठीक है, समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अधिगम की गति भी वैसे वैसे आगे बढ़ती जाएगी। समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अधिगम की गति में भी क्या आएगा? लगातार आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी, बिना किसी रुकावट के, बिना कोई गति में धीमापन हुए एक दिशा में आगे की ओर बढ़ेगी। आप रोजाना 6 घंटे पढ़ते हैं, मतलब 6 घंटे पढ़ते हैं, आपको रोजाना 6 घंटे पढ़ना ही है। ठीक है, आप फिक्स 6 घंटे रोज पढ़ते हैं, तो हम उसे कहते हैं सरल रेखीय या शून्य त्वरण या स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, तो ये था अपना पहला अधिगम वक्र, जिसका नाम है सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय, शून्य त्वरण, स्ट्रेट लाइन कर्व एक ही बात है। अधिगम कर्ता की अधिगम की गति एक दिशा में समान रूप से जब आगे की ओर बढ़ती है, अर्थात वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं अधिगम वक्र। और कौन सा? सरल रेखीय, सरल रेखीय अधिगम वक्र। और आपको यह बनाना है, आपकी गति एक दिशा में चलनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि 2025 में आप सफल हो, सफलता की नई इबारत लिखें, लोग आपको पहचाने और आप अपनी मेहनत और अपनी कर्मों से, अपने कार्यों से अपनी अलग पहचान बनाएं, और मैं तो कहता हूं कि अब्राहम मास्लो के अनुसार आप आत्मसिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से विश्वास कर लीजिए कि आपको सरल रेखीय वक्र की बहुत जरूरत है। और आप सरल रेखीय वक्र बनाकर चलिए। सोशल मीडिया, हालांकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं इस समय आपको, फिर भी मैं कहता हूं सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इन सब से दूरी बनाइए, यारी दोस्ती से दूरी बनाइए, और जितना हो सके किताबों से प्रेम कीजिए। जितना आप किताबों से प्रेम करेंगे, नोट्स आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, अपनी दुनिया किताबों में बसाएंगे, तो देखना डायमंड तो दुनिया कहती है, मैं तो कोहिनूर कहता हूं, आप कोहिनूर बन के चमकेंगे। और ये निश्चित है, बिल्कुल सफलता आपको मिलके ही रहेगी, सफलता आपके चरण चूमेगी। लेकिन आपको थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा, इधर उधर की बातों से दूर होना पड़ेगा, सोशल मीडिया से दूरी बनानी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद पर फोकस करना पड़ेगा, अपने आत्मविश्वास और अपने भरोसे पर खुद को और ज्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा, अपने आत्मविश्वास को और विकसित करना पड़ेगा, और विकसित तब होगा जब आप अच्छी मेहनत करेंगे। ठीक है ना, तो तभी कोहिनूर बनोगे, बातों से कोहिनूर नहीं बनते, बातों से कुछ भी नहीं बनते, बातों से सिर्फ और सिर्फ टाइम खराब होता है। ठीक है, चलिए आ जाइए, दूसरा वक्र देख लेते हैं। ये तो हो गया अपना कौन सा? सरल रेखीय। दूसरा होता है उन्नतोदर। इनका वैसे कोई क्रम नहीं है, ठीक है, उन्नतोदर। अब उन्नतोदर वक्र क्या होता है? देखिए, उन्नतोदर, उन्नतोदर वक्र क्या होता है देखो। अब इसके उपनाम, उन्नतोदर वक्र को
इसे हास निष्पादन कर्व भी कहते हैं। ठीक है, हास निष्पादन वक्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है देखो, अधिगम कर्ता के अधिगम की गति आरंभ और बाद में मंद हो जाती है। ठीक है, अधिगम कर्ता के अधिगम की गति आरंभ में तीव्र तथा बाद में मंद हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उन्नतोदर वक्र बनता है। ऐसे ठीक है, आरंभ में गति तीव्र थी लेकिन बाद में क्या हो गई, धीमी हो गई। तो अधिगम कर्ता के अधिगम की गति आरंभ में तीव्र तथा बाद में मंद हो जाती है, तो उसे हम बोलेंगे, उस समय में जो स्थिति होगी उस स्थिति के आधार पर जो वक्र बनेगा उसे हम बोलेंगे उन्नतोदर वक्र। जैसे जैसे समय आगे जाएगा, गति शुरू में तो तीव्र होगी लेकिन बाद में धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो अधिगम की गति आरंभ में तीव्र और बाद में मंद हो जाती है, तो वक्र बनता है उन्नतोदर। इसे ऋणात्मक वक्र कहते हैं। हास निष्पादन मतलब कमी आ रही है, लगातार कमी आ रही है। शुरुआत में बहुत बढ़िया पढ़ाई की, बाद में कम होती गई, डाउन होती गई। चलिए, तो ये हो गया उन्नतोदर। उसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा, नतोदर। नतोदर को धनात्मक, ठीक है, और वर्धमान वक्र भी कहते हैं। इन नामों से भी जानते हैं इसको। नतोदर, धनात्मक और वर्धमान वक्र भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है देखिए, अधिगम कर्ता के अधिगम की गति आरंभ में और बाद तीव्र हो जाती है। ठीक है, कर्ता के अधिगम की गति आरंभ में मंद और बाद में तीव्र हो जाती है। अधिगम कर्ता के अधिगम की गति आरंभ में मंद और बाद में तीव्र हो जाती है। ठीक है, तो कौन सा बनेगा, नतोदर। ऐसे ऐसे अधिगम कर्ता के अधिगम की गति आरंभ में मंद और बाद में तीव्र हो जाती है, तो कौन सा वक्र बनेगा, नतोदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, धनात्मक और वर्धमान वक्र। ठीक है, तो आरंभ में गति कैसी होगी, धीमी, फिर बाद में कैसी हो जाएगी, तीव्र। ठीक है, आरंभ में गति मंद और बाद में हो जाती है तीव्र, तो वक्र बनेगा कौन सा, नतोदर। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भले ही आप 2 घंटे से शुरुआत करें, लेकिन फिर आपकी गति में वृद्धि होनी चाहिए, पढ़ने के समय में वृद्धि होनी चाहिए, लगातार आगे की ओर बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, तब बनेगा कौन सा, नतोदर। और चौथा है अपना, जिसको हम कहते हैं मिश्रित वक्र या जिगजैग या टेरेस्ड लाइन कर्व। ठीक है, मिश्रित वक्र, जिगजैग या टेरेस्ड लाइन कर्व। ठीक है, ये अपना चौथा है। इसमें क्या होता है देखो,
अधिगम की जो गति है वो मिश्रित रूप में आगे बढ़ती है, कभी तीव्र कभी मंद, इस प्रकार आगे बढ़ती है। या फिर ऐसे कह सकते हैं तीव्र मंद, तीव्र मंद, तीव्र मंद, तीव्र मंद, तीव्र मंद। ठीक है, अधिगम की गति मंद तीव्र, फिर मंद, फिर तीव्र, फिर मंद, फिर तीव्र, फिर मंद, फिर तीव्र। ठीक है, अधिगमकर्ता के अधिगम की गति कभी तीव्र कभी मंद, कभी तीव्र कभी मंद, इस प्रकार आगे बढ़ती है। तो कौन सा वक्र बनेगा? मिश्रित वक्र, जिसको हम क्या करें, जिगजैग या फिर टेरेस्ड लाइन कर्व के नाम से हम पुकार रहे हैं। तो ये था हमारा अधिगम वक्र का टॉपिक, छोटा सा। चलिए, और आज के इस क्लास में बस इतना ही। आगे मैं आपको अधिगम स्थानांतरण और उसके परिभाषाएं, सिद्धांत, प्रकार, अन्य प्रकार और उसके सिद्धांत लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।